हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। जो कैंडिडेट अभी तक एएनएम की फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर एएनएम की क्लास के लिए, एएनएम की नियुक्ति के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर लें। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम चौथा नंबर टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप लोग को जीके और जीएस, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन कराने वाले हैं जनरल साइंस और जनरल नॉलेज को मिला करके। फ्रेंड, एएनएम की नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े हुए आपकी नौकरी हो नहीं सकता। इसलिए चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम तैयारी करते हैं जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। जो कैंडिडेट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ से बहुत टॉपिक का चैप्टर वाइज हम वहाँ पर क्लास लिए हैं। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा एएनएम एग्ज़ाम करके आप लोग को मिल जाएगा वहाँ पर प्ले लिस्ट में। उसमें क्लिक करिएगा तो आपको एएनएम से रिलेटेड जो भी क्लास अभी तक हुआ है उनका आप लोग वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। आज 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, 3 सब्जेक्ट का। पहला बायोलॉजी रहेगा, याद रखिएगा, फिर जियोग्राफी रहेगा, फिर हिस्ट्री रहेगा। इसी तरह से हम सारे टॉपिक वाइज पढ़ाते चलेंगे। कभी केमिस्ट्री लेकर आएंगे, कभी फिजिक्स लेकर आएंगे, कभी पॉलिटिकल साइंस रहेगा। इसी तरह से सारे चैप्टर वाइज आप लोग को क्लास चलता रहेगा। चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, तो आज हम परिवहन चैप्टर के लिए हैं। ठीक है, बायोलॉजी में भी एक परिवहन चैप्टर है, रक्त से संबंधित रहता है ज़्यादा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इनके संबंधित ऑल क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का लेते हैं। पहला, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? रक्त जो होता है ना, किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है? लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? इन 4 जानवर के यहाँ पर 3 जानवर का नाम है, एक मानव की नाम है, व्हेल का या हाथी का या फिर चूहा का या फिर आदमी का। इनमें से किसका सबसे तेज धड़कन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूहा का। चूहा का जो हृदय होता है ना, उनका धड़कन सबसे तेज होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है कैसा? जल का जो परिवहन होता है 3-4 तरह से होता है, जैसे प्रासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, चालनी के द्वारा, जाइलम वाहिकाओं के द्वारा। तो एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसमें जल का परिवहन किस माध्यम से होता है, किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव का जो हृदय है उनमें कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, इसको याद रखिएगा। मानव के हृदय में 4 कोष्ठों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधा में जो खाद्य पदार्थ होता है जो स्थानांतरण करता है तब जाके वो फलता है, फूलता है, बड़ा होता है, वो किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज के माध्यम से पौधों में खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन हो गया, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन पूछ रहा है, तो पौधों में जो खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है वो होता है आपको फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा, इसको याद रखिएगा। देखिए, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण हो गया यहाँ पर किसके द्वारा? तो सुक्रोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हृदय का आकार कैसा होता है? हृदय का आकार इनमें से बताना है किस टाइप का होता है? तो तिकोना होता है। हृदय जो होता है ना मानव का, उसका आकार तिकोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। इन 4 ऑप्शन में से हृदय का शिथिलन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायस्टॉल। इसको याद रखिएगा, हृदय का जो वेश्म का शिथिलन होता है ना वो डायस्टॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का अवशोषण किन पर निर्भर करती है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है पौधों में जो जल का अवशोषण होता है वो किन पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। किस पर? वाष्प उत्सर्जन पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, खनिज लवण का अवशोषण पौधों किस रूप में करते हैं? खनिज लवण का जो अवशोषण होता है पौधा किस रूप में करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन के रूप में। किसके रूप में? आयन के रूप में। अगली क्वेश्चन देखेंगे, चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। चालनी नालिकाएं जो पाई जाती है वो आपको फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी एवं धूलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है, किनके द्वारा होता है? इनमें से बताना है। पानी एवं धूलित खनिजों का पौधों में जो स्थानांतरण होता है किसके द्वारा होता है? तो जाइलम नालिकाओं के द्वारा। जाइलम नालिकाओं के द्वारा पौधों में पानी और धूलित खनिज पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं। ये बात याद रखिएगा, इस टॉपिक से 2 नंबर कम से कम गारंटी आएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रक्त से संबंधित हर एएनएम के एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसमें बाहर निकलना क्या कहलाता है? जब रक्त का परिवहन होता है उस टाइम में क्या होता है ना, हृदय में रक्त का भरता है और फिर वहाँ से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हृदय चक्र। क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल संवाहक उत्तक है? एक उत्तक का नाम बताना है जो जल संवाहक है। ठीक है, तो जाइलम। कौन सा उत्तक है? जाइलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब मापने में किया जाता है स्फाइनोमैग्नोमीटर का। किसका? स्फाइग्नोमैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों वाष्पोत्सर्जन किस भाग में करता है? पौधा का जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है? तो पत्ता से होता है। कहाँ से होता है? पत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त के मार्ग को रक्त का थक्का बनकर अवरुद्ध करता है, यानी कि उसको रोकता है? तो प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? वेश्म पूछ रहा है। तो इससे पहले भी क्वेश्चन कराए, मानव हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च श्रेणी के जंतुओं के परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव कौन सा होता है? इन चारों में से बताना है। उच्च श्रेणी के जंतुओं के परिवहन तंत्र पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि रक्त, हृदय, रक्तवाहिनी, इन तीनों जो होता है ना जंतुओं के परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन वाहक है? कौन ऐसा तीनों में से, चारों में से है जो ऑक्सीजन को ले जाता है और ले आता है? हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन। रक्त में आयरन की कमी होने से कौन सा रोग होता है? रक्त में जब आयरन की कमी हो जाता है तो एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। तो ये 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन रखे। इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखिएगा, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट। अब ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन हम आपको बता दूं, ज्योग्राफी टॉपिक से, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बार बार किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? इन चारों में से बताना है रबी फसल। आप लोग नोट करके लिख लीजिए, रबी फसल और खरीफ फसल से एक क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। 100% हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि रबी फसल कौन सा है? तो गेहूँ हो गया। रबी फसल क्या है? गेहूँ हो गया। बाकी सारा खरीफ फसल है। धान, जूट, ज्वार, ये सारे क्या हो गया? खरीफ फसल हो गया। याद रखिएगा, ये चारों जो है ना खरीफ फसल, बाकी गेहूँ जो होता है रबी फसल है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को नारियल प्रदेश कहा जाता है? यानी कि सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ होता है? भारत के किस राज्य को नारियल का प्रदेश कहा जाता है? तो केरल को। किसको? केरल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोटे अनाज है? इनमें से बताना है कौन ऐसा अनाज है जो मोटे अनाज होते हैं? ज्वारा, बाजरा, मकई, ये तीनों अनाज जो होते हैं ना मोटे होते हैं। यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इनमें एक क्वेश्चन पूछा गया, बिहार संपन्न है। बिहार किन चीज़ों में संपन्न है? उद्योग में या खनिज में या पशुपालन में या कृषि में? तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कृषि होता है। तो
तो बिहार कृषि में क्या है, संपन्न राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन सा इन चारों में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ढाल। ढाल एक ऐसा फसल है जो एक फलीदार फसल होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन ऐसा पौष्टिक अंश होता है जो दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन पौधों के जड़ में क्या पाया जाता है? दाल होता है ना, दलहन पौधा का जो नीचे जड़ होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन पाए जाते हैं। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन के क्षेत्र में विश्व के लेवल पर कंपेयर किया जाएगा तो भारत कौन सा स्थान आता है? दूसरा। कितना नंबर पे? दूसरा नंबर पर। अब पूछा जाता है कि चावल कौन सा फसल है? रबी फसल है या खरीफ फसल है या जायद है या इनमें से कोई नहीं है? अभी तुरंत हम पहले ही बताए थे, गेहूं रबी फसल है और धान खरीफ फसल है। तो धान से ही चावल होता है, यानी कि चावल क्या हो गया? खरीफ फसल हो गया। अब देखते हैं खरीफ फसल किस महीने काट ली जाती है, यानी खरीफ फसल का सेशन क्या होता है? तो धान खरीफ फसल है और धान अभी रोपाई हो रहा है, तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, यानी कि अभी जो धान रोपाई होगा तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4-5 महीना में हो जाता है, तो यानी कि खरीफ फसल हो गया। आपको सितंबर अक्टूबर में काट लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो होता है, सोपानी खेती होता है, वह किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। हरित क्रांति के प्रमुख उपज क्या हैं? हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछे जाते हैं। तो हरित क्रांति के प्रमुख उपज जो होते हैं ना, वो गेहूँ होता है। क्या होता है? गेहूँ। किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल है? जीविका के रूप में धान का एक फसल चुना गया है। किस राज्य की बात कर रहे हैं, किस प्रदेश के? तो बिहार में सबसे ज़्यादा खेती होता है और धान सबसे जीविका का मेन फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल इसमें पूछा जा रहा है, तो चावल क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। विश्व में कौन सा देश आम उत्पादन में अग्रणी है? आम के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में सबसे आगे है भारत। अगला देखते हैं, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24%, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? यहाँ पर ऋतु का ऑप्शन दे दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। शीत ऋतु में रबी फसल, गेहूँ देखते हैं ना, ठंडी के मौसम में बोई जाती है, उस टाइम में शीत गिरते रहता है, यानी कि शीत ऋतु में। खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल यानी धान, तो धान का मौसम अभी है रोपने का, तो आप देख सकते हैं वर्षा ऋतु में, वर्षा का अभी टाइम है, वर्षा ऋतु में। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, सबसे उत्पादक राज्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली अभी उत्पादक हो रहा है। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तिलहन का पूछ रहा है, ठीक है, तो तिलहन में भी भारत सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु में जो फसल होता है उसको क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल। कौन सा? खरीफ। अभी धान होता है ना, धान एक खरीफ फसल है ना, तो वर्षा ऋतु में जो फसल होता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो ये 21 क्वेश्चन आप लोग को ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम रबी फसल और खरीफ फसल से रिलेटेड बताएं। आप इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा बार बार कोई न कोई एक या दो पूछे जाते हैं। चलिए अब हम और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, 20 से 21 क्वेश्चन कम से कम। चलिए पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। याद रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी थे।
हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, बताना इन सभी देशों में से कौन से देश हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं। तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओसो, ये तीनों देश जो है ना हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, जो कि आपको सूर्यवर्मा द्वितीय के माध्यम से इसका निर्माण कराया गया था। इसको याद रखिएगा, अंकोरवाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन आ ही गया, कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर स्थित है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हनोई समझौता कब हुआ था। हनोई एक समझौता हुआ था, वो कितने ईस्वी में हुआ था। तो मार्च 1946 में हनोई समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। हिंद चीन में जो भी फ्रांसीसी बस जाते थे उसे कहते थे कोलोन। क्या कहते थे, कोलोन। अगला क्वेश्चन, हनोई समझौता निम्न में से किसके बीच हुआ था। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनामी आंदोलन, अनामी दल का संस्थापक कौन था। अनामी दल का संस्थापक यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि अनामी दल का संस्थापक कौन था। राइट आंसर हो जाएगा जुगनुएल आई। जुगनुएल आई अनामी दल का संस्थापक था। होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। होवा होवा जो आंदोलन हुआ था वो आपको इनमें से क्रांतिकारी धार्मिक था, क्रांतिकारी भी था और धार्मिक प्रकृति के भी थे। अगला क्वेश्चन, जेनेवा समझौता वियतनाम को कितने हिस्सों में बांटा था। जब जेनेवा समझौता हो रहा था उस टाइम वियतनाम को कितने हिस्सों में बांटा गया था। 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, बहुत इंपॉर्टेंट किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, किसके द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाओ, फान बोई चाओ के माध्यम से द्वारा। अगला क्वेश्चन, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। वियतनाम का एकीकरण यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो शासक कहाँ के थे। तो कंबोडिया के। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, वहीं का शासक कंबोडिया का नरोत्तम सिंहानुक थे। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन के दक्षिण में क्या है। हिंद चीन के दक्षिण में चीन सागर है। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन के उत्तरी सीमा को कौन छूता है। तो हिंद चीन के उत्तरी सीमा की बात करें तो म्यांमार और चीन छूता है। होचिमिन्ह का दूसरा नाम क्या था। तो होचिमिन्ह का दूसरा नाम न्यूगेन आई क्वाक थे। अगला क्वेश्चन, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। तो इंडो चाइना, फ्रांस एक ऐसा देश है जिनका उपनिवेश इंडो चाइना था। अगला क्वेश्चन, शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र कब जारी हुआ। शांति को खतरा नाम से एक श्वेत पत्र जारी हुआ था, वो आपको 1961 ईस्वी में जारी हुआ था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। इन चारों में से बताना है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो चीन। चीन एक ऐसा देश है जो कि हिंद चीन में शामिल नहीं था। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम ये तीनों देश शामिल थे हिंद चीन में। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। जब हिंद चीन का अंतिम युद्ध हो रहा था उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे, निक्सन थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से था। तो इसी तरह से हम लगातार एग्जाम का तैयारी कराते आ रहे हैं एएनएम के लिए। कल के डेट में जो हम एग्जाम का तैयारी कराएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। कल हम पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिजिक्स से क्वेश्चन लेंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन लेंगे और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कम से कम 50 क्वेश्चन आप लोग को टेक्निकल से लाएंगे। ठीक है, टेक्निकल से क्वेश्चन आप लोग को कल हम 50 लाएंगे। इसलिए चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से देखते रहिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपके जवाब हम तुरंत देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिकों के साथ, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।